एवरीवन, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी जो नई शिक्षा नीति 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी ये जो नई शिक्षा नीति है 2020, ये हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं। तो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी वो बनी थी आपकी 1968 में। तो आपके आजाद भारत यानी स्वतंत्र भारत में कई आयोग आए थे, जैसे कि राधा कृष्ण आयोग आया था, मुदालियर आयोग आया था, इसके बाद कोठारी आयोग आया था, जिसने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो थी उसके ऊपर अपनी सिफारिशें दी थी, कैसे उसमें विकास किया जा सकता है, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। तो स्वतंत्र भारत में जो आपका कोठारी आयोग था उसकी सिफारिशों के ऊपर आधारित ही आपकी पहली शिक्षा नीति तैयार की गई। अब इसके अंतर्गत देखिए, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था कि नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, शिक्षा को हमें बहुत ज्यादा महत्व देना है। इसी में बात की गई थी कि 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन यानी अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था कि उनको शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। साथ ही साथ टीचर एबिलिटीज और टीचर ट्रेनिंग की बहुत बात की गई थी, इसमें इस पर फोकस था यहाँ पर। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, उस समय का जो बजट था उसका 6% हिस्सा शिक्षा के ऊपर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये कहा गया था कि जो उस समय का बजट है, जो जीडीपी है हमारी, उसका 6% जो है किस पे खर्च किया जाए, शिक्षा पर खर्च किया जाए। और अगर आप नई शिक्षा नीति जो अभी आपकी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसे देखेंगे तो उसमें भी अभी हमारा लक्ष्य यही है कि हमें शिक्षा पर 6% खर्च करना है अपनी जीडीपी का, यानी ये लक्ष्य अंत तक प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई थी 1986 यानी 1986 में। अब इसका मुख्य उद्देश्य था असमानताओं को दूर कर। शिक्षा के क्षेत्र में भी जितनी भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि नहीं भेजा जाता था लड़कियों को ज्यादा स्कूल, और जो एससीज हैं, एसटीज हैं, उनको शैक्षिक अवसर पूरी अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं होते थे या उन्हें अवसर नहीं दिए जाते थे। तो इस चीज को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समानता लाई जाए, शिक्षा के अवसर सभी तक पहुंचे। इसके साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली जो है उसका विस्तार किया गया था। साथ ही साथ जो गांधी जी का आपका फिलॉसफी है उसके ऊपर आधारित है आपके रूरल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों का मॉडल जो है वो यहाँ पर दिया गया था कि रूरल यूनिवर्सिटीज गांव में स्थापित की जाए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसमें संशोधन किया गया था 1992 में, और इसका उद्देश्य था देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रम जो चल रहे थे, तो बेसिकली आपके जो वोकेशनल या टेक्निकल जो कोर्सेज चल रहे थे उनमें अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर रखा जाए इन प्रोग्राम्स में एनरोल होने के लिए या एडमिशन लेने के लिए। तो इसी के तहत इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि आपकी जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से आप जानते हैं, साथ ही साथ भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होता है आपका AIEEE हो गया, ये सब राज्य स्तर पर और आपके राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो अभी तक हमारी जो शिक्षा नीति चली आ रही है वो कौन सी है, वही 1986 वाली पॉलिसी ही अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, वही हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसी के ऊपर बेस, बस खाली 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। अब बदलते परिवेश के साथ बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा नीति में भी परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था अभी इतने पुरानी हमारी चली आ रही है वो उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन आज जब इतनी चीजें बदल चुकी हैं तो हमें अपनी शिक्षा नीति में भी परिवर्तन लाना होगा। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब विश्व स्तर पर इतने चेंजेस हुए कि वहां पर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से रखने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, और नॉलेज की इस नीड को हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर ही पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना, नवाचार मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन लेकर आना, इसके साथ साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी हमें अपनी वर्तमान शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने थे, जिससे कि हम जो स्टैंडर्ड आजकल जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उनको इनकॉर्पोरेट कर सके अपनी एजुकेशन पॉलिसी में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी उसको प्रतिस्थापित किया है। यानी किसकी जगह ली है? जो आपकी 34 ईयर्स से मतलब अभी तक कोई नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी, और इस 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति की जगह ली है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो आपके 5 पिलर्स कह लीजिए, ठीक है, 5 पिलर्स यानी कि आपके 5 स्तंभ हैं, वो क्या है? पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, उत्तरदायित्व यानी एक्सेस,
सबकी पहुंच शिक्षा तक होनी चाहिए, यानी सबको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इक्विटी यानी समानता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी मतलब सब इसे वहन कर सके, इसका खर्च जो है वहन करने योग्य हो, अफोर्डेबल हो लोगों के लिए। और अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हमें करना है। दूसरी बात, जो लक्ष्य हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, केंद्र और राज्य के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में हमें देश की जीडीपी का 6% का व्यय हमें शिक्षा के ऊपर करना है। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे आप MHRD कहते हैं, इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अब आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जो कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे पूर्व इसरो प्रमुख रहे हैं ये पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंजन। तो देखिए, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जिसने मसौदा तैयार किया है आपकी नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इन्हीं के नाम से इसे कस्तूरी रंगन समिति भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं NEP, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें स्कूली शिक्षा की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और लॉ को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी जितनी भी शिक्षा व्यवस्था में आती है अलग अलग तरह की आपकी एजुकेशन, उस सब का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि अब तक हम जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे आपकी एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था में आपका चल रहा था 10+2 पैटर्न। मतलब आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपके 10 साल ये होते हैं, और इसके बाद आप 11th और 12th, ठीक है, जहां पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, इनकी पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 10+2। 10+2 की जगह आप यहाँ पर कौन सा सिस्टम आ जाएगा? 5+3+3+4। अब इसको और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर आप टोटल ईयर्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके बन रहे हैं टोटल 12 ईयर्स, और यहाँ अगर 5+3+3+4 आप करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? 15 ईयर्स। अब ये 15 ईयर्स कैसे हुआ है? यहाँ पर ये जो 3 ईयर्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ये हुए हैं आपके जो प्री स्कूल ईयर्स है, जो आंगनवाड़ी वगैरह चलती है, जो अब तक पैटर्न फॉलो होता आया है, उसमें आप मेन एजुकेशन सिस्टम में कब एडमिशन लेते हैं? प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में जब एडमिशन होता है तो क्लास 1 से होता है। उससे पहले जो भी शिक्षा बच्चा प्राप्त करता है आंगनवाड़ी वगैरह में, वहां आपकी जो शिक्षा है वो मेन आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंक्लूड नहीं की जाती। लेकिन अब इसको भी इंक्लूड किया जाएगा, और इसी से आपके टोटल ईयर्स मिलाकर कितने हो गए? 15 ईयर्स। साथ ही साथ इसमें बात की गई है कि 5वीं कक्षा तक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। दैट मीन्स या तो मदर टंग में दी जाए या फिर रीजनल लैंग्वेज में दी जाए, जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ से ये देखा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किसी भी तरह की लैंग्वेज या भाषा को इम्पोज नहीं किया गया है, जोर नहीं दिया गया है कि उसे बच्चों को सिखाया जाए जबरदस्ती। ठीक है, यहाँ पर मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देने की बात की जा रही है। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो यहाँ पर फॉलो होगा। त्रिभाषा सूत्र जो अब तक चल रहा था आपके एजुकेशन सिस्टम में, उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 की, तो ये सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल दोनों संस्थाओं में फॉलो की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसे सरकारी स्कूलों में फॉलो की जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं जो आपका पैटर्न है 5+3+3+4 का, ये किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। देखिए, सबसे पहला आता है आपका फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में आपके कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आएंगे? 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल किए जाएंगे, जिसमें आपके 3 साल के प्री स्कूली शिक्षा जो दी जाती है उसे इंक्लूड किया गया है। प्री स्कूली शिक्षा जो आपकी बाल वाटिका, आंगनबाड़ी वगैरह में दी जाती है, 3 से 8 साल के बच्चे वहां पर जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये प्री स्कूली शिक्षा इसमें इंक्लूड की गई है। साथ ही साथ जो आपके मेन स्कूल जो होता है स्कूली शिक्षा में, कक्षा 1 और 2, उन्हें भी फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया गया। तो 3 साल आपके आ गए प्री स्कूली शिक्षा वाले, और साथ ही साथ आपका क्लास 1 और 2 क्लास के जो बच्चे हैं ये भी आपके इस फाउंडेशन स्टेज में आ जाएंगे। यहाँ पर जो छात्रों को पढ़ाना है वो किस तरीके से है, उसमें वहां भाषा कौशल का आपको विकास करना है। फिर आता है सेकंड आपका प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज के तहत आपके कौन से उम्र के बच्चे आते हैं? 8 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे आते हैं। यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे शामिल होंगे। इस स्टेज में बच्चों को भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टेज तक यानी क्लास 5 तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा या फिर आप कह सकते हैं मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, या तो उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे या फिर मदर टंग में पढ़ाएंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे। तो ये क्लास 5 तक के बच्चों के लिए कहा गया था। हालांकि इसके आगे कहा है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए कोशिश की जाए कि उन्हें उनकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन क्लास 5 तक कंपलसरी। फिर आती है आपकी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आपके आते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे। तो क्लास 6, 7 और 8 तक के बच्चे जो हैं, ये तीनों क्लासेस जो है आपकी किसमें इंक्लूड हो जाएंगी? मिडिल स्टेज में इंक्लूड हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर इंक्लूड की गई है वो ये कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ कहा गया है कि इनको कोडिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, इन्हें कोडिंग सिखाई जाएगी और साथ ही साथ इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग और साथ ही साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था इनके लिए की जाएगी। और लास्ट आता है आपका सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के तहत आपके आ जाएंगे कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। ठीक है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज के तहत बच्चों को हमें क्या कराना है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह जो पहले आप लेते थे। देखिए, पहले का जो सिस्टम चलता था वहां पर हम क्लास 11, 12 में जाकर अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करते थे, चाहे साइंस लेनी है चाहे आर्ट्स लेनी है। लेकिन अब क्या होगा? क्लास 9 से ही आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का भी क्या इन्होंने प्रोसीजर बताया है कि जब आप 11, 12 में जैसे आप स्ट्रीम सिलेक्ट करते थे, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको साइंस में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने, वो अब बाउंडेशन यहां से हट चुकी है। अगर कोई बच्चा चाहे तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी ले सकता है। यहाँ पर कोई हार्ड डिमार्केशन नहीं किया गया, हार्ड सिलेक्शन यहाँ पर नहीं किया गया है। दैट मीन्स अगर कोई चाहे कि वो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़े तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट आर्ट्स का ले लिया, एक सब्जेक्ट साइंस का ले लिया, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। अब कोई डिमार्केशन यहाँ पर नहीं है कि जो साइंस स्ट्रीम वाला है वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो आर्ट्स स्ट्रीम वाला है वो आर्ट्स के पढ़ेगा, जो कॉमर्स वाला है वो कॉमर्स के पढ़ेगा। यहाँ पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए, यहाँ इमेज के फॉर्म में भी बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे शो किया हुआ है। ये है हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, जहां पर हम 10+2 को इंक्लूड करते थे, और ये है हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था आज बनाने वाले हैं। ये लोग किस तरीके का हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर रहेगा, जहां पर आपके 15 साल का टोटल आपका स्कूल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। जहां पर ये देखिए आपके 3 साल जो है जिसमें आपके आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका आ जाएंगे। फिर 2 साल आपके आ गए क्लास 1 और क्लास 2। क्या बोला जाएगा? इसे फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। आप ज्यादातर बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू, खेल के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे। 3 साल यहाँ आ गए आपके क्लास 3 to 5, एज 8 से 11 होती है यहाँ बच्चों की। ये हो जाएगा आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जहां पर यहाँ पे आप खेल के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे, खोज विधि से सिखाएंगे। इंटरेक्टिव क्लासरूम होगी, बहुत लाइवली, जहां पर बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और एक्टिविटी बेस्ड होगी, गतिविधि आधारित होगी। गतिविधियों के द्वारा आप बच्चों को यहाँ शिक्षण देंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि फाउंडेशन स्टेज में यहाँ पर इन्हें एग्जाम से फ्री रखा गया है। यहाँ बच्चों का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जो फर्स्ट एग्जाम बच्चा फेस करेगा वो फेस करेगा बच्चा क्लास 3rd में। तो क्लास 3rd में यहाँ पर एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स आपके, जहाँ पे क्लास 6 to 8 आ जाएगा। 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं। मिडिल स्टेज कहलाएगी, जहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसको प्रायोगिक ज्ञान दिया जाए। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखे। जो भी साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज वो पढ़ रहा है वो सब वहां पर वो अपने उपयोग में लाए, प्रयोग करे उन पर, और वो सीखे, उससे अनुभव से सीखे। फिर लास्ट आते हैं आपके 4 साल 9 to 12 जो आपका आता है, एज होती है यहाँ पे 14 to 18 ईयर्स। सेकेंडरी स्टेज कहेंगे इसे। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी यहाँ पर रखी गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का मतलब है यहाँ पर बच्चा अपने चॉइस के सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे आर्ट स्ट्रीम में जाना है या उसे साइंस स्ट्रीम में जाना है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम करिकुलम में भी देखेंगे, एक चीज यहाँ पर करी गई है कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो आपकी हैं, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स वगैरह जो है उनको भी एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बहुत कम रह जाएगा। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। इसके अलावा यहाँ इस स्टेज के बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, तार्किक चिंतन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखा गया। नेक्स्ट अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े प्रावधान देखते हैं। सबसे पहले तो आपका हमने बात करी फाउंडेशन स्टेज में जो 3 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, 3 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्री स्कूली शिक्षा है उसका जो व्यवस्था की गई है, किसके द्वारा की गई? आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, इन सबके माध्यम से उन्हें मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दी जाएगी। तो ये आपका पहले भी था, जिसे हम ECCE के नाम से जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी जो आपके
जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं हो जाता, उसकी जो देखभाल है, उसका पोषण और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी जो किसकी होती है, राज्य की होती है। तो इसको यहाँ पर इसी तरह रखा गया है। और साथ ही साथ आपका 6 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो शिक्षा है, कक्षा 1 और कक्षा 2 की जो शिक्षा है, वो कहाँ प्रदान की जाएगी, वो प्राथमिक विद्यालय में प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा पे हम पहले ही देख चुके हैं कि जो शिक्षा प्रदान करनी है किस तरह से करनी है। प्लेवे मेथड से बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाएगा। वहां पर एक्टिविटी बेस्ड होगा। कुछ ना कुछ आप बच्चों से एक्टिविटी कराइए, उसको सिखाइए उसके द्वारा, और खेल खेल में ही आपको बच्चों को सिखाना है। राज्य सरकारों द्वारा एक मिशन रखा गया है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के जो सभी बच्चे हैं, उनको उनके अंदर बुनियादी साक्षरता होनी चाहिए, यानी बेसिक लिटरेसी उनको आनी चाहिए। और साथ ही साथ संख्यात्मक ज्ञान यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है इन बच्चों में लाना, ये सरकार का मिशन है 2025 तक। लैंग्वेज के विषय में बात करेंगे तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा कि हमने बात करी कि कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है मातृभाषा में दी जाएगी, या फिर लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज दी जाएगी, यानी कि स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। फिर देखिए, स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो स्कूल लेवल पर और हायर एजुकेशन लेवल पर भी संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस है, ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी, उनको भी विकल्प के रूप में उपलब्ध कराने की बात की गई है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के विषय में ये कहा गया है, त्रिभाषा सूत्र जो है आपका, कि उसमें मिनिमम जो 2 लैंग्वेजेस हैं वो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस आपकी इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। दैट मीन्स कि मान लीजिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है बच्चा, उसकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, साथ ही साथ जो दूसरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो जो तीसरी लैंग्वेज अब बच्चा लेगा वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, वो कोई इंडियन लैंग्वेज ही होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके त्रिभाषा सूत्र के अनुसार आपकी जो 2 लैंग्वेजेस हैं वो कम से कम 2 लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेजेस है। और ऐसा नहीं है कि फॉरेन लैंग्वेज यहाँ ऑप्शन में नहीं दी जा रही, फॉरेन लैंग्वेजेस भी ऑप्शन में है, फ्रेंच, जर्मन, आप और भाषाएं भी सीख सकते हैं। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर कोई बाहर से लैंग्वेज इम्पोज नहीं की गई है, उन्हें बाध्य नहीं किया गया है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को चुनने के लिए। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधारों की अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपका कला, विज्ञान, व्यवसायिक और शैक्षिक विषय हैं आपके, यानी कि आपके अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, उन सबके बीच में अब कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। सभी को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, सभी को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और बच्चे के पास सेलेक्ट करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता होगी कि वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो उसको पसंद है, अपनी रुचि के अनुसार वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकता है। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया है, जहां हमने बात की कि वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप बच्चों को क्लास 6 से ही दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 दिन क्लास 6 to 8 के में पढ़ने के दौरान 10 दिन जो है आपके 10 डेज बैगलेस पीरियड रखे गए। बैगलेस पीरियड मतलब जहां वो किताबें नहीं ले जानी होगी, अपना बैग नहीं लेकर जाना होगा, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो गेन करेंगे लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स से, जो आपके ही स्थानीय वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, व्यवसायिक क्षेत्र में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उन एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर वो ट्रेनिंग आपको किसी भी तरह की हो सकती है, कारपेंटर्स हो सकते हैं, गार्डनर्स हो सकते हैं, पॉटर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपका जो NCERT है वो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार वो जो आपका नया पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, मूल्यांकन में अगर हम बात करें तो आपके क्लास 10 और क्लास 12 के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बोर्ड खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि जो परीक्षा प्रणाली है उसमें जरूर कुछ सुधार किए जाएंगे, तो इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको शामिल किया जा सकता है। तो इनका जो लेवल है वो इस तरीके से बना दिया जाएगा जो बच्चे के ऊपर बोझ ना बने, ठीक है। बच्चे जो आप बोर्ड से घबराते हैं वो घबराए नहीं, ये बच्चे के ऊपर बोझ ना हो, लेकिन बोर्ड परीक्षा वैसी की वैसी रहेगी। इसके अलावा छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण
निकाय के रूप में परख नामक आपका जो नया एक पैटर्न है, एक राष्ट्रीय आकलन प्लेटफॉर्म, एक नया असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, इसकी स्थापना की जाएगी। तो परख जो है आपका इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली आपका परख जो है वो एक ऐसा मूल्यांकन पद्धति है आपकी जहां पर आप बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के विषय में बात करेंगे। जब आप असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे का आकलन कर रहे हैं, तो आप उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे, हर पक्ष में उसका कितना विकास हो रहा है, आपको ये चेक करना है। तो उसके लिए ये नया जो है सिस्टम लाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परख याद रखिएगा इसे। अब देखते हैं उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है। तो एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को आपका 2035 तक, ठीक है, 2035 तक 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी जो है वर्तमान में आप अगर 2018 का डेटा देखेंगे तो उसमें 26.3% है, जिसे 2035 तक 50% तक अचीव करने की बात की गई है, ठीक है। यानी इतने कम से कम 50% बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हों। अगर सेकेंडरी एजुकेशन के लक्ष्य की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन दैट मींस 11-12 की हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन में इस समय ये डेटा है 56.5% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में देखने को मिलता है, जिसे 2035 तक रेशो रखा गया है 100% अचीव करने का, ठीक है, 100% अचीव करेंगे 2035 तक सेकेंडरी एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा में। फिर देखिए एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। अब देखिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था क्या है। पहले मान लीजिए अगर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और एक साल में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट्स मेरे बस के नहीं है और मुझे कुछ और ले लेना चाहिए, आर्ट्स ले लेना चाहिए। एक साल बाद अगर मैंने ये बीएससी का कोर्स छोड़ दिया तो इससे क्या होगा, मेरा वो एक साल बर्बाद हो गया। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था के साथ क्या हो गया है, वो एक साल अब मेरा बर्बाद नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस एक साल में मैंने पढ़ाई तो करी है ना उस सब्जेक्ट की, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहां पर कहा गया है कि अगर किसी ने 1 वर्ष की पढ़ाई करी है तो उसे क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी ने 2 वर्ष की पढ़ाई करी है किसी सब्जेक्ट की तो उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा। अगर किसी ने 3 वर्ष की पढ़ाई करी है तो उसे डिग्री मिलेगी। अगर किसी ने 4 साल का कोर्स किया है तो उसे मिलेगा बैचलर डिग्री विद ऑनर्स या रिसर्च, ठीक है। यहाँ पर है कि मेजर सब्जेक्ट में आपने कुछ रिसर्च का प्रेजेंट किया हो, आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया हो। साथ ही साथ अगर हायर लेवल पे पढ़ना है, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 1 ईयर का मास्टर करेंगे आप, ठीक है। और अगर 3 साल का किया है तो यहाँ पर 2 इयर्स की मास्टर डिग्री होगी आपकी, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लेंगे। और इसके बाद जो आपका हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है डॉक्टोरल डिग्री, जो कि आपकी पीएचडी की डिग्री होगी। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। तो ये सब मेरे जो डेटा होगा वो सब मेरा कलेक्ट हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। मैंने कहाँ से क्या चीज कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जो भी मैंने कहा कितना कर रखा है वो सब, उस सब के ग्रेड्स या पॉइंट्स जो मिलेंगे वो सब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के देश भर में एक कॉमन एंट्रेंस परीक्षा जो है आयोजित करने की बात की गई है, जिसे कौन आयोजित करेगा, आपका एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आजकल बहुत सारे आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको देख रही है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि कॉलेज में अब एडमिशन लेने के लिए, पहले क्या होता था, सिर्फ जो आपके 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स होते थे उनके बेसिस पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाता था, जिससे बच्चों के ऊपर बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को भी रिमूव करने के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा जो है उसका आयोजन करने की बात की गई है। अभी ये सारी यूनिवर्सिटीज पे लागू नहीं हुआ है, लगभग 14 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इस बार इसको अपनाएंगी। एनटीए द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस परीक्षा जो आपका होने वाली है उसके बेसिस पर जो है ये एडमिशन देगी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सीयूईटी, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल की जो डिग्री है या एमफिल कार्यक्रम या एमफिल प्रोग्राम जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा। ये आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सुधार, यानी आपकी जो शिक्षा व्यवस्था, यानी कि आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में क्या बातें की गई हैं, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और जो अपॉइंटमेंट है ट्रांसपेरेंट रूप से किया जाएगा, जहां पर जैसा परफॉर्म कर रहे हैं टीचर उसके बेसिस पर जो है उनके परफॉर्मेंस पर निर्णय लिया जाए। और साथ ही साथ
उसी के बेसिस पर जो है उनकी पदोन्नति हो, प्रमोशन हो। सेकेंड इन्होंने बात करी है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी इनके लिए कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक तय कर दिए जाए। तो टीचर्स के लिए स्पेशल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और टीचर एजुकेशन का विकास किया जाए। ठीक है, तो पूरा करिकुलम या पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें सुधार और उसे और विकसित करने की बात की गई है। और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए जो न्यूनतम डिग्री, टीचिंग के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो होगी 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। इसके अलावा भारत उच्च शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ मेडिकल और लॉ को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने की बात की गई। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ के जो संपूर्ण आपकी उच्च शिक्षा आती है उसके लिए एक निकाय बना दिया जाएगा जो कि आपका कहलाएगा भारत उच्च शिक्षा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा IITs और IIMs के आधार पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी जो आपके बहु विषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना करने की बात की गई है। देखिए आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम सबको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, बस खाली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप ये क्लियर हुए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।